जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने धारा 1 को पढ़ा था और हमने काफी डिटेल में उसके सारे जो उपधाराएं थी उनको कवर किया था। आज हम लोग धारा 2 को पढ़ेंगे और इनके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। हालांकि धारा 2 बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें खुद में ही 39 धाराएं हैं। हमने बताया था आपको कि चैप्टर जो 1 है बीएनएस का, भारतीय न्याय संहिता का जो चैप्टर 1 है उसमें लगभग क्या 3 धाराएं होती हैं। पहली धारा जिसके अंदर सब क्लॉज भी 6 होते हैं, उसके बाद में दूसरी धारा, उसके अंदर भी सब क्लॉज 39 होते हैं, मतलब उपधाराएं 39 होती हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएनएस की धारा 2। और बीएनएस की धारा 2 क्या कहती है, किन किन शब्दावलियों पे ये बात करती है, वो सारी बातें हम लोग डिटेल में एक एक धारा को कवर करेंगे। तो जो पहली धारा है बीएनएस की धारा 2 वो क्या कहती है, तो बीएनएस की धारा 2 कुछ शब्दावलियों को डिफाइन करती है। शब्दावली मतलब कुछ वर्ड्स को डिफाइन करती है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ही वो शब्दों को डिफाइन कर रही थी? क्या अलग से कोई डिक्शनरी नहीं दे सकती थी? इसलिए उसने ऐसा किया क्योंकि जो बीएनएस है, बीएनएस में एक ही जगह पर कई सारे जो शब्द आने वाले हैं, जो नए नए शब्द आने वाले हैं, उनको डिफाइन किया जा सके। अभी जब हम आगे धाराएं पढ़ेंगे तो उनमें ये सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे, और जब इनका अर्थ ही नहीं पता है तो हम कैसे उन धाराओं को समझ पाएंगे। तो इस वजह से बीएनएस में क्या किया गया है, शुरुआत के जो 1 2 3 4 इस तरीके से धाराएं हैं उनमें इसको डिफाइन किया गया है। अब इसी क्रम में आती है धारा 2 जिसमें शब्दावलियों को डिफाइन किया गया है। तो धारा 2 क्या है, धारा 2 क्या करती है, इसमें उपधाराएं हैं 1 से 39 तक, मतलब 1 से लेकर के 39 धाराएं इसमें हमें पढ़नी है। और ये इसमें है क्या, तो इसमें है शब्दावलियां। शब्दावलियां मतलब वर्ड्स हैं, कई सारे अलग अलग धाराओं में अलग अलग प्रकार के शब्द डिफाइन किए गए हैं। जैसे कि 2.1 जो धारा है इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 2 का सब क्लॉज 1, या इसे बोलेंगे बीएनएस की धारा 2.1। क्यों? क्योंकि इसमें 39 धाराएं हैं। तो एक जो धारा है उसमें किसकी बात करते हैं, उसमें बात करते हैं कार्य की। कार्य क्या होता है, तो यहाँ पे समझ लीजिए नॉर्मल जो काम हम लोग करते हैं वो भी कार्य है, नॉर्मल कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें हम अपराध इंक्लूड कर दें तो बीएनएस के हिसाब से वो कार्य माना जाएगा। क्या कार्य है, जो भी रोजमर्रा की जिंदगी में कार्य होते हैं, एक तो वो कार्य है, उन्हें अलग हटा दीजिए आप। लेकिन यहाँ पे जो बीएनएस में इसका मतलब है, अगर आप अपराध करते हैं और उस क्रम में कोई कार्य कर रहे हैं, करने के क्रम में कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो माना जाएगा भारतीय न्याय संहिता में कार्य। कार्य क्या है, अगर आप अपराध कर रहे हैं और उसकी नियत से कोई काम किया जा रहा है तो वो होता है कार्य, जो कि धारा 2.1 में दिया गया है। धारा 2.2 क्या कहती है, धारा 2.2 का मतलब है बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 2। ये क्या कहती है, ये जीव जंतु की बात करती है कि जीव जंतु क्या है, जीव जंतु कौन होगा। तो आप मानव को हटा दीजिए, उसके अलावा जो भी प्राणी बचते हैं सब जीव जंतु में आ जाते हैं। जैसे मानव को हटा दीजिए, वो मानव की श्रेणी में आ गया है। मैंने बताया था आपको कि अपराध करता कौन है, मानव करता है। और अगर कहीं पे संरक्षण दिया जाएगा तो जीव जंतुओं को वो, ऐसा तो है नहीं कि अगर वो किसी को मन में अपने सोच करके किसी पे अटैक करेंगे या प्लानिंग करके अटैक करेंगे। वो बाई नेचर उन्हें अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है, इस वजह से वो अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मानव जो है प्लानिंग के साथ में किसी को अटैक करेगा, इस वजह से मानव के लिए दंड निर्धारित किए गए हैं, जीव जंतुओं के लिए नहीं। तो यहाँ पे जीव जंतुओं को डिफाइन किया गया, जीव जंतु कौन है, तो जीव जंतु कौन है, मानव को अगर साइड कर दे जो भी बचता है फिर वो जीव जंतु हो जाते हैं। चाहे कोई प्राणी का कोई अंडा ही क्यों ना हो वो भी जीव जंतु में रखा जाता है, या ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी ही नहीं होती है उनको भी जीव जंतु में रखा जाता है। उसके बाद में आते हैं धारा 2.3।
धारा 2.3 बालक को डिफाइन करती है। बालक क्या है, तो कौन होगा बालक? 18 साल से कम उम्र का जो भी है उसे बालक माना जाएगा। किसके हिसाब से? भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। उसके बाद संविधान में क्या है वो अलग चीज हो जाती है, अलग डिबेट है, उस पर हम लोग अलग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। यहाँ पे बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में 18 साल से कम हर व्यक्ति को बालक माना जाएगा। अच्छा, फिर एक बात यहाँ पे ये समझ लीजिए कि बालक तो 18 साल से कम है, फिर 18 साल से ऊपर वाला कौन है ये इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन ये समझ लीजिए 18 साल से ऊपर वाला वयस्क होता है। ये वयस्क कौन होता है? 18 साल से ऊपर का। और बालक कौन है? जो 18 साल से कम का होता है वो बालक होता है। उसके बाद में आते हैं बीएनएस की धारा 4 जो कि कुटकरण को बताती है। कुटकरण क्या है इसको समझिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं काउंटरफेट। ये क्या है कुटकरण? तो वस्तु का सादृश्य निर्माण या प्रवंचना। ये आप समझिए, आपने शब्द सुना होगा प्रवंचना। तो ये क्या है? ये नकल की बात करता है। जैसे किसी ने उसी के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम बना दिया, कोई चीज है, कोई पदार्थ है, उसी के जैसा सेम टू सेम बना दिया, नकली बना दिया। मतलब समझ रहे हैं आप? प्रवंचना एक तरीके के झूठ रच दिया। झूठ रचना अपराध होता है, ये तो आपको पता ही है। तो प्रवंचना करना या सादृश्य निर्माण करना किसी चीज के जैसा, जैसे मान लीजिए अब दूध है तो कुछ दूध के जैसा मिलावट कर देना और उसी के जैसा बना देना। तो इस तरीके से इसका यहाँ पे कुटकरण का प्रयोग किया गया है कि ऐसा कि जो कि सादृश्य वस्तु है कोई, उसी के जैसे वस्तु बना देना, और या झूठा प्रवंचना करना ये कह सकते हैं। धारा 2.5 समझते हैं। 2.5 में न्यायालय की बात होती है। न्यायालय क्या है? भारतीय न्याय संहिता में न्यायालय शब्द का अगर प्रयोग किया गया है तो वो क्या है? तो न्यायालय क्या है? तो न्यायालय बोला गया है कि राज्य अगर किसी जगह को, यहाँ पर राज्य द्वारा घोषित कोई स्थान जहां पर न्याय होता हो वो क्या है? वो न्यायालय की श्रेणी में आता है। न्यायालय क्या है? राज्य ही घोषित करता है कि कौन सी जगह पे कौन सी जगह न्यायालय होगी। तो राज्य द्वारा घोषित स्थान जहां पर न्याय मिलता है वो होता है न्यायालय। कहाँ दिया गया है? बीएनएस की धारा 2.5 में। फिर से एक बार ऊपर से देख लेते हैं। 2.1 में क्या है? कार्य की बात कही गई है, ध्यान रखिएगा। 2.2 में जीव जंतु की बात कही गई है। 2.3 में बालक की बात कही गई है। 2.4 में कुटकरण, और 2.5 में बताया गया है न्यायालय के बारे में। 5 तक हमने समझ लिया है। अब आते हैं धारा 6 पर। 2.6 बीएनएस की धारा 2 का उपधारा 6 समझते हैं, और इसमें मृत्यु की बात कही गई है। तो आप कहेंगे मृत्यु, वो तो सबको ही पता क्या है। ठीक है, पता होगा, लेकिन हमें बीएनएस के हिसाब से समझना है कि बीएनएस में अगर कहीं पे मृत्यु लिखा है तो उसका क्या अर्थ है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी श्वास नहीं चल रही है या जिसकी धड़कन बंद हो गई है तो वो कौन होगा? 2 चीजें चेक की जाएंगी, श्वास और धड़कन दोनों बंद है तो वो पुलिस क्या करेगी? उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देगी। क्या बताया मैंने? 2.6 जो कि मृत्यु की बात करता है, तो धड़कन और श्वास नहीं चल रही है तब कोई व्यक्ति मृत माना जाएगा। उसके बाद 2.7 पे आते हैं। 2.7 बेईमानी की बात करता है। बेईमानी क्या है? अगर बीएनएस में बेईमानी शब्द का यूज किया गया है तो उसको बताया गया है यहाँ पे 2.7 में कि बेईमानी क्या है। तो बेईमानी क्या है आपके हिसाब से? बेईमानी क्या है? बेईमानी होती है अगर आप किसी को लाभ पहुंचा रहे हैं या किसी को हानि पहुंचा रहे हैं, और वो भी कैसे? एक ऐसा तरीका अपना रहे हैं जो अपराध की श्रेणी में आता है। सदोष लाभ या सदोष हानि, दोष के साथ में लाभ पहुंचाना या दोष के साथ में हानि पहुंचाना, वो बेईमानी की श्रेणी में आ जाता है। अपने फायदे के लिए किसी को लूट लेना, आपने अपने को तो लाभ पहुंचाया है, लेकिन उसके पीछे का जो कारण बनाया है ना, वो अपराध होता है, अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जो बेईमानी है वो भी अपराध में ही आता है। आपने किसी का पैसा लूट लिया या किसी जैसे डकैती कर ली, ये सारी चीजें, तो ये बेईमानी हो गई। बेईमानी क्या है? सदोष लाभ या सदोष हानि। उसके बाद में आता है 2.8 जो कि दस्तावेज की बात करता है। बीएनएस में कई जगह दस्तावेज शब्द को यूज किया गया है। तो दस्तावेज क्या है? कोई भी पदार्थ, कोई भी अंक, कोई भी प्रतीक या अक्षर, पदार्थ, अंक, प्रतीक या अक्षर,
इनको क्या किया जाए, बाद में इसमें परिवर्तित कर लिया जाए, संपत्ति में परिवर्तित कर लिया जाए। पदार्थ, अंक, प्रतीक, इनको बाद में संपत्ति में अगर परिवर्तित कर लिया जाता है तो उसको दस्तावेज कहते हैं। आप लोग समझ रहे हैं। इसमें एक और बात आती है कि दस्तावेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। दस्तावेज क्या है, दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है या फिर पदार्थ, अंक, प्रतीक, इनको अगर बाद में संपत्ति में कन्वर्ट किया जा सकता है तो ये सब दस्तावेज की श्रेणी में रखे जाते हैं। हम उसके बाद आते हैं धारा 2.9 पर, जो कपट पूर्वक की बात करता है। कपट पूर्वक कोई कार्य किया है जिसमें लाभ निहित है, लेकिन वो कार्य कैसे किया है, अपने कपट के साथ किया है। कोई कार्य जो कपट के साथ किया गया है उसमें लाभ निहित है तो वो कपट पूर्वक कार्य माना जाएगा। 2.10 क्या कहता है, धारा 2.10 जेंडर की बात करता है। जेंडर जो कि पता है आपको, दो जेंडर हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ पे एक बात आप समझिएगा कि ये जो वाह शब्द है, वाह, ये जो वाह शब्द है, ये वाह शब्द पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग होगा। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, नपुंसक लिंग के लिए भी ये वाह शब्द यूज होगा। ये सब धारा 2.10 की बात मैं आपको बता रहा हूं। धारा 2.10 जो जेंडर की बात करता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात करता है, वो भी वह शब्द की भी बात करता है और बताता है कि जो वह शब्द है वो तीनों के लिए यूज होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के लिए। उसके बाद धारा 2.11 की बात करते हैं, जो सद्भाव पूर्वक की बात करता है। सद्भाव पूर्वक का मतलब है गुड फेथ की बात करता है। तो गुड फेथ क्या है, मतलब कोई कार्य अगर किया गया है, किया गया कार्य, उसके पीछे सम्यक सतर्कता और विश्वास हो। क्या बताया मैंने, सम्यक सतर्कता और विश्वास निहित है उस कार्य के पीछे, तब माना जाएगा वो कार्य कैसा है, सद्भाव पूर्वक था। डॉक्टर द्वारा किया गया ऑपरेशन सद्भाव पूर्वक, इस तरीके से सद्भाव पूर्वक क्या है, सम्यक सतर्कता से के साथ और विश्वास के साथ में किया गया कार्य। उसके बाद आते हैं सरकार की बात करते हैं। सरकार की बात दो धारा का 12वीं उपधारा में की गई है। सरकार क्या है, तो यहाँ पे दो आधार दिए, दो आधार नहीं, ये तो संवैधानिक आधार है, संविधान के आधार पर। लेकिन यहाँ पे क्या है, सरकार की बात करते हैं कौन, धारा 2.12, और ये किसके आधार पर, विधि के आधार पर बताता है। जो भारतीय न्याय संहिता है इसके आधार पर बताता है। क्या बताता है कि सरकार दो है, कौन कौन सी, संघ सरकार और राज्य सरकार। आपने संविधान में 3 सरकारों के बारे में पढ़ा होगा, संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। लेकिन यहाँ पे 2 ही सरकार की बात की गई है। बीएनएस की धारा 2 की उपधारा 12 में सरकार में विधि के आधार पर 2 सरकार होती हैं, एक तो राज्य सरकार और एक संघ सरकार, ध्यान रखिएगा। लेकिन संविधान में आपने पढ़ा होगा तो संवैधानिक आधार है, 3 सरकारें होती हैं, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये शॉर्ट में लिखे हुए हैं तो ये काफी है, ये बहुत ज्यादा मैं आपको बता रहा हूं, इतना बहुत है, लेकिन ये है, ये शॉर्ट में लिखा गया है। इसी को आप बढ़ा चढ़ा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट में जल्दी याद होगा आपको, इस वजह से ये शॉर्ट की नोट्स हैं जो कि आपको यहाँ से बोर्ड से लिख लेने हैं। उसके बाद में आते हैं 2.13, धारा 2 की उपधारा 13। ये क्या है, तो ये संश्रय की बात करता है, हार्बर की बात करता है। यहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। जैसे संश्रय क्या है, संश्रय किस चीज को दिया जाएगा, आश्रय किस चीज को दिया जाएगा, अपराधी को अगर आप आश्रय दे रहे हैं तो वो तो अपराध माना जाएगा। अगर आप अपराधी द्वारा जिस हथियार का प्रयोग किया गया उसे आश्रय दे रहे हैं तो वो भी अपराध माना जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो हस्बैंड है या वाइफ है ये एक दूसरे को आश्रय दे सकते हैं क्राइम के बाद भी। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो एक दूसरे को आश्रय दे सकते हैं, एक दूसरे के क्राइम को छुपा सकते। क्राइम करना अपराध हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पति ने क्राइम किया है और आके वो घर में छुप गया है और पुलिस आई है, तो पत्नी ने क्या कहा, वो यहाँ पे नहीं है, ये भी तो सहारा ही है।
तो पति पत्नी एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं, और यहाँ पे बाकी कोई और हथियार या सहारा नहीं दे सकता है या हथियार को नहीं छिपा सकता। ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो कि संशय की बात कर रहा है। संशय धारा 2.13 की बात करता है, 2.13 जो कि संशय की बात करता है। धारा 2.14 ये क्या कहती है, तो ये बात करती है क्षति की। क्षति को हमने पहले भी डिटेल में समझा है। क्षति दो प्रकार की होती है, एक तो बाह्य क्षति, बाहरी क्षति, एक आंतरिक क्षति, अंदर की क्षति। बाहरी क्षति अच्छा कैसी होगी, या तो पैसे की होगी या शरीर की होगी, ये बाहरी क्षति है। और आंतरिक क्षति, आंतरिक क्षति मन की क्षति या आपके सम्मान या ख्याति की क्षति हो जाए, तो वो क्षति की बात कर रहा है धारा 2 की उपधारा 14। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। एक बार समझते हैं क्या क्या पढ़ लिया। 2.1 में कार्य पढ़ लिया, 2.2 में जीव जंतु, 2.3 में बालक, 2.4 में कुटकरण, 2.5 में न्यायालय, 2.6 में मृत्यु, 2.7 में बेईमानी, 2.8 में दस्तावेज, और 2.9 में कपट पूर्वक, 2.10 में जेंडर, 2.11 में सद्भाव पूर्वक, 2.12 में सरकार, 2.13 में संशय, 2.14 में क्षति। ध्यान रखिएगा ये। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे 2.15 से लेकर के 2.39 तक की, तो हमारी ये धारा 2 कंप्लीट हो जाएगी। हमने 1 से 14 तक धाराएं पढ़ ली हैं। ये 1 से 14 धाराएं, और अगर हम इसके बाद की 39 जो धाराएं हैं 1 से 39 तक सारा कुछ एक ही क्लास में कवर करेंगे तो क्लास हो जाएगी बहुत लंबी। शायद आप इतनी लंबी क्लास देखने में आपको बोरियत भी फील हो, लेकिन क्या है, मैं अगले पार्ट में इसको रिकॉर्ड करूंगा, जिसमें मैं 15 से लेकर के 39 धाराओं को बताऊंगा आपको। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। जय हिंद, जय भारत।